Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am Senior Assistant Professor in AVS Engineering College, Ghaziabad, in Electrical and Electronics Engineering Department. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के बारे में देखा था, मैग्नेटिक सिस्टम का रिव्यू किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एज ए इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कैसे उससे मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल आउटपुट जनरेट होता है। फिर हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है मैथमेटिकल टर्म में, फील्ड एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है मैथमेटिकल टर्म में, और उसके बाद जो मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम को यूज करके। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट से। पार्ट वन इसका है, पार्ट वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें एज ए इनपुट हमने दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में एक टोरॉइड सिस्टम लिया हमने। ये एक टोरॉइड सिस्टम होता है। टोरॉइड सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें कोई मूविंग बॉडी नहीं होती है, ये सिंपली एक कोर होता है, कोर के ऊपर कॉइल का वाइंडिंग है और हमने एक इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी एनर्जी देंगे हमें क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा आपका फील्ड एनर्जी में चेंज हो जाना। क्लियर? ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी प्लस फील्ड एनर्जी, जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम जो यहाँ पे टोरॉइड सिस्टम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, क्लियर, उसकी वजह से जो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वो चीज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मान लीजिए हम केवीएल अप्लाई करें। क्लियर? एक टोरॉइड सिस्टम है ये, ठीक है, एक टोरॉइड सिस्टम है, कोई मूविंग बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, VT माइनस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के बराबर आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, VT माइनस IR इक्वल टू E आएगा। क्लियर? अगर हम इसी में करंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, VT I माइनस I स्क्वायर R इक्वल टू EI। क्लियर? तो ये अगर आप देखें तो अगर हम वोल्टेज में करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसका एक्सप्रेशन मिलता है, पावर का एक्सप्रेशन मिलता है। क्लियर है जी? ठीक है, अगर ये पावर का एक्सप्रेशन मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी में क्या करना पड़ता है, टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू गेट द रिलेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो E इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है, एन डी फाई बाई डी टी। क्लियर? एन डी फाई बाई डी टी कह लीजिए या डी बाई डी टी एन फाई कह लीजिए। एन फाई को हम क्या बोलते हैं, साई, यानी टोटल फ्लक्स लिंकेज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, जहां पे साई की वैल्यू क्या है, एन फाई, यानी टोटल फ्लक्स लिंकेज। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे E की वैल्यू क्या हो गई, डी साई बाई डी टी। ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, VT I माइनस I स्क्वायर R इक्वल टू डी साई बाई डी टी इंटू I। क्लियर? dt से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, VT I माइनस I स्क्वायर R इंटू डी टी इक्वल टू I इंटू डी साई। क्लियर? ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिख रहा होगा कि VTI ये भी इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है, I स्क्वायर R ये ओमिक लॉस है। क्लियर? ठीक है, यानी अगर ये टोटल क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल टर्म की एनर्जी होती है W इलेक्ट्रिकल, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्लियर? और इसमें हम dt से मल्टीप्लाई कर दें यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियस सी बात हमें क्या मिलेगा, dW इलेक्ट्रिकल। और dW इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या आ गई, I डी साई के बराबर। क्लियर? अगर हम बात करें, ये आपका पावर हो गया, पावर में हमने dt टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस सी बात हमें जो एनर्जी मिलेगी वो dW इलेक्ट्रिकल मिलेगा। या पावर इक्वल टू क्या होता है, dW बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क जो होता है वो पावर होता है। तो वो वैल्यू पुट करोगे dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ये dW इलेक्ट्रिकल। तो दोनों तरीके से आपने क्या देखा कि जो dW इलेक्ट्रिकल की वैल्यू है वो I डी साई के बराबर है, यानी डिफरेंशियल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है
वो किसके बराबर हो रही है, आई डी साई के बराबर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो जा रही है। ठीक है, तो हमने इसीलिए यहां पे एक टोरॉइड सिस्टम लिया जिसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी की तरह ही बिहेव कर रहा है, यानी यही एनर्जी ये एक्सट्रैक्ट करेगा। क्लियर? ठीक है, और यही एनर्जी किसके बराबर है, अगर हम देखें ये चीज तो ई आई डी टी के ही तो बराबर है। क्लियर? अगर तुम यहां पे देखो तो ये ई आई, ई की वैल्यू क्या थी, यहां पे एक्सप्रेशन क्या था, ई था इंटू आई किया था, dt से मल्टीप्लाई किया तो ई आई इंटू डी टी, ये भी हो गया। क्लियर? अगर हम vt माइनस आई आर को देखें तो vt माइनस आई आर जब ई पुट कर दिया, आई हो गया dt हो गया। मैंने आपको कल भी बताया था जब हम कपलिंग फील्ड रिएक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, जो एक्सट्रैक्ट करेगा वो एनर्जी वो क्या होगा, जो काउंटर ईएमएफ जनरेट होता है उसके प्रोपोर्शनल एनर्जी वो एक्सट्रैक्ट करता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो लॉजिक भी यहाँ पे है। फिलहाल हमें केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे फोकस करना था तो वो हमने कर लिया, यानी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल हमें क्या मिल गया यहाँ पे, आई डी साई के बराबर। क्लियर? इसको हम डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर हम इसी को एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो आई टी साई क्या लिख सकते हैं, एन फाई, तो ये क्या आ जाएगा, एन तो कांस्टेंट होता है, एन आई डी फाई के बराबर। क्लियर? और एन आई की वैल्यू क्या होती है, एमएमएफ के बराबर, यानी एफ डी फाई के बराबर। क्लियर? तो यानी आपने यहां पे क्या देखा कि आपका जो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वो आपका आई डी साई के बराबर तो है ही, और साथ साथ एफ डी फाई के बराबर ही है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल अगर आपको निकालना होगा तो सिंपली क्या करना होगा, इंटीग्रेशन आई डी साई लिमिट जहां से जहां तक जाए, और इंटीग्रेशन एफ डी फाई लिमिट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू तक जाएगी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी। मेन ये चीज है, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल मस्ट बी इक्वल टू आई डी साई इक्वल टू एफ डी फाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिकल इनपुट जो एनर्जी है वो कितनी होनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर जो होती है उसके बारे में। क्लियर? अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो स्टोर होती है उसके बारे में। तो देखते हैं क्या होता है वो, यानी सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। सेकेंड पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर? जो आपका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर रहा हो या फिर एनर्जी जो स्टोर्ड हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे एक सिंगली एक्साइटेड सिस्टम तो टोरॉइड सिस्टम भी है, यहाँ पे हमने एक मूविंग सिस्टम भी लिया हुआ है क्योंकि अभी हमें आगे भी देखना है कि मैकेनिकल वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे हमने बस ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट क्या होगी, तो एक टोरॉइड सिस्टम ले लिया था जिसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं था, ये बताने के लिए। हालांकि मैं यहां से भी बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं था यहां से बताने में। क्लियर? तो ये एक टोरॉइड सिस्टम लीजिए या फिर ये एक ऐसा सिस्टम लिया है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्लियर? ये जो सिस्टम है ये सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें एक स्टेशनरी पार्ट है आयरन योक और एक आयरन आर्मेचर है। आर्मेचर मतलब जो मूविंग पार्ट है। क्लियर? तो ये एक मतलब पाइवोटेड है एक पॉइंट पे। क्लियर? इस पॉइंट के अराउंड आपका आर्मेचर मूव करेगा, यानी ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन पे आना है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर हुआ होगा कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो यहां भी वही सारी चीजें हैं, आपका ये वीटी, क्लियर, काउंटर ईएमएफ, अगर स्विच आपका क्लोज होता है तो काउंटर ईएमएफ जो जनरेट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर जो एनर्जी है उसको अगर हम समझना चाहें, क्लियर, तो उसको समझने के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हमने कंसीडर किया है, कंसीडर अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले। ये हमने एक रिले लिया हुआ है, क्लियर, जो एक डेफिनेट मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी केवल इतना ही एंगल ये मूव करेगा, कॉन्टिन्यूअस मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये बस इसलिए बताने के लिए लिया गया है कि जो एक्सप्रेशन आता है वो एक्सप्रेशन कैसे निकल के आता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस मोशन हो चाहे वो डेफिनेट मोशन हो, टॉर्क और फोर्स तो उसी हिसाब से ही जनरेट होता है। क्लियर? ठीक है,
तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कंसीडर किया है, ठीक है। अगर मान लो हमने स्विच एस को क्लोज किया, स्विच एस इज क्लोज्ड, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो मान लो, रेफरेंस ले लिया तो हमने टी इक्वल टू जीरो पे स्विच एस को क्लोज कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक करंट फ्लो होगा कॉइल में, ये जो एन टर्न का कॉइल है, करंट आई फ्लो इन कॉइल, क्लियर। अब इस कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, एमएमएफ एक जनरेट होगा, एमएफ इक्वल टू एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि एमएमएफ इसमें आना ही आना है, और इस एमएमएफ की वजह से हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिल जाएगा। ये तो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर में भी हमने पढ़ा था ये चीज, क्लियर। तो सिंपली है कि आपने जैसे ही सिस्टम को एनर्जाइज किया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, उसकी वजह से एक एमएमएफ कॉइल में इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से एक फ्लक्स आपको मिल जाएगा, क्लियर। ये एक फ्लक्स आपको मिल जाएगा, लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एक फ्लक्स आपको मिल गया, ठीक। अब ये जब फ्लक्स मिलेगा, मैं पूरा पहले एक सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम का वर्किंग बता रहा हूं, ठीक है। जब ये फ्लक्स मिलेगा, इस फ्लक्स की वजह से आपका जो आर्मेचर और जो फिक्स बॉडी है, यानी फिक्स कोर है, योक है, इसमें एक पोल क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और ये साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। अब ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस साउथ पोल को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगेगा, ये बॉडी मूव करेगी और आके यहाँ पे क्लोज पोजीशन, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्लोज पोजीशन है, जैसे वो ओपन पोजीशन था, ये आपका क्या होता है, क्लोज पोजीशन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आर्मेचर है वो मूव करके क्लोज पोजीशन पे आ जाएगी, क्लियर। तो फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड। कहां का क्रिएट हो रहा है, एक योक पे क्रिएट हो रहा है नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल कहां क्रिएट हो रहा है, आर्मेचर पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आपका जो योक है वो क्या करेगा, आयरन आर्मेचर को अटैक करेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर्मेचर मूव कर जाएगा। आर्मेचर में क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, यानी मोशन में आ गया वो, और वो ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन तक चला जाएगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट अभी हम देखने जा रहे हैं, उसमें ये वर्क कैसे करता है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है। ये मैंने अभी केवल आपको वर्किंग बताया, कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वर्क करता है, क्लियर। अगर हम बात करें यहां पे कि हमने स्विच को तो क्लोज कर दिया, एस इज क्लोज, लेकिन आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर इज नॉट अलाउड टू मूव। हमने स्विच को क्लोज किया, लेकिन आर्मेचर जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वो ओपन पोजीशन पे फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड है ओपन पोजीशन। अगर वो ओपन पोजीशन पे फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैकेनिकल वर्क डन होगा, कोई मैकेनिकल वर्क डन होगा, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो कोई मैकेनिकल एनर्जी होगी, कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डी डब्ल्यू मैकेनिकल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी जब बॉडी पहले भी, जब स्विच को हमने ऑन नहीं किया था तब भी बॉडी क्या थी, ओपन पोजीशन पे थी, जब स्विच को हमने ऑन कर दिया तब भी बॉडी क्या है, ओपन पोजीशन पे है, यानी कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी इसमें। तो हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर होता है। तो जब डी डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू क्या हो गई, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जीरो के बराबर हो गई, यानी डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर हो गया, यानी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की जो वैल्यू आएगी, ठीक है,
तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू फील्ड जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के बराबर। डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के बराबर का मतलब कितना निकाला था हमने, आई डी साई के बराबर। क्लियर। तो हमने देखा था कि डी डब्ल्यू फील्ड, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होती है, आई डी साई के बराबर होती है। अगर हम यहां पे डायग्राम बना के देखें तो यहां पे ध्यान से देखिएगा डायग्राम। ये हमने साई लिया और यहां पे हमने आई लिया हुआ। क्लियर। ठीक है। और हमको ये भी पता है कि जो आपका फ्लक्स होता है फाई, फाई की वैल्यू क्या होती है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस के बराबर होती है। क्लियर। एमएफ क्या होता है, एन इंटू आई होता है अपॉन रिलक्टेंस होता है। जब आपका वो ओपन पोजीशन पे फिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ओपन पोजीशन फिक्स है तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। जब रिलक्टेंस कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फाई देखेंगे तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, या साई की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गई, क्योंकि फाई इंटू एन क्या होता है, साई होता है, और एन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स वो तो कांस्टेंट है आपका। क्लियर। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि साई जो है आई के प्रोपोर्शनल है। आई के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया, ये एक सिंपल लाइन मिलेगा। क्लियर। और ये क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां पे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एन फाई इक्वल टू एन स्क्वायर आई अपॉन रिलक्टेंस, या साई इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस इंटू आई। क्लियर। तो एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया। क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पोजीशन ए है। क्लियर। यानी हमने ये माना कि हमने एनर्जी तो दिया, एनर्जी देने की वजह से ये ओपन पोजीशन पे अभी फिक्स्ड है, और उस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है वो I1 है, और आपका जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो ψ1 के बराबर है। क्लियर है चीज। ठीक है। अब हम डब्ल्यू फील्ड की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि जब हमने उसको केप्ट किया था उसी पोजीशन पे तो डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू जो हो रही थी आई डी साई के बराबर हो रहा था। क्लियर। और आई क्या है, एक तरह से साई का फंक्शन ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई डी साई के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि हमने यहां पे एक स्मॉल सेक्शन लिया डी साई का। क्लियर। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डी साई के बराबर है। क्लियर। एक कांस्टेंट करंट पे हमने मान लिया है, कांस्टेंट करंट आई पे इसकी जो वैल्यू है वो डी साई के बराबर है। क्लियर। ठीक है। तो अगर हम आई डी साई निकालेंगे तो आई डी साई निकालने का मतलब क्या हो गया, आपका जो साई है वो 0 से लेकर ψ1 तक जा रहा है, ये पोजीशन ए है, यानी ओपन पोजीशन का कंडीशन है। क्लियर। ठीक है। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर हो गया। हमने डी साई सेगमेंट लिया इसका, और जब हम आई डी साई को इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको 0 से लेकर ψ1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एरिया अंडर कर्व। क्लियर। अगर हम ये कहें कि डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलूं कि डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू निकालो तो डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू आई डी साई, और साई की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके ψ1 तक, और आई की वैल्यू फिक्स हम मान लेते हैं कि वो I1 के बराबर है, क्योंकि रिलक्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है। क्लियर। ठीक है। तो I1 की वैल्यू देखो यहां पे 0 से लेके ψ1 I1 डी साई। ठीक। अगर हम ये वैल्यू निकालें, अगर हमने एरिया अंडर कर्व पढ़ा हुआ है, तो आई डी साई अगर हम निकालेंगे तो ये कौन सा एरिया देगा, ये जो पूरा एरिया आपका है, अगर हम देखें ये चीज तो आई डी साई की वैल्यू क्या देगी, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये आपको क्या होगा, आई डी साई के बराबर होगा। यानी अगर हम इसको लें, एज्यूम करिए ओ है, ए है, इस पॉइंट को हमने मान लिया एफ है। क्लियर। ठीक है। तो जो एरिया अंडर कर्व आएगा वो कितना आएगा, एरिया ओ ए बी ओ।
क्लियर? ठीक है, तो निकाला जाए इसको, एरिया कितना हो जाएगा ये, हमने बी एज्यूम किया था नोट्स में, तो हम बी ही यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसको बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को हमने सी ले लिया। अभी देखेंगे कि इसका भी लॉजिक है। ठीक है, तो WFLD की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ओ ए बी ओ, यानी ये जो पूरा पूरा बाउंड्री है यही एरिया अंडर कर्व होगा। जब डी साई की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक हम बढ़ाते जाएंगे, जीरो से लेकर साई 1 तक, आई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया अंडर कर्व आपको मिल जाना। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे एरिया ओ ए बी ओ, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ओ ए बी ओ, ये आपका क्या हो गया, फील्ड एनर्जी हो गया। यानी ये जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या शो करेगा, DWFLD, यानी डी साई लेंथ के लिए DWFLD की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 डी साई के बराबर आ जाएगा। तो टोटल DWFLD की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो से साई 1 तक लेना है, यानी कि जो बार हमने लिया है ये बढ़ते 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 यहां तक आ जाएगा, नहीं ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। जैसा हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, सेम लॉजिक है यहाँ पे। तो WFLD क्या हो जाएगा, एरिया OA BO के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो हाफ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना तो हाफ साई 1 स्क्वायर के आसपास आएगा। अभी हम देखेंगे क्या वैल्यू आ जाती है, सीधे सीधे निकालने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हम मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे क्योंकि दिक्कत ही हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि साई की वैल्यू हमने क्या निकाला था, n स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस इंटू आई। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस I1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे साई के टर्म में, साई के टर्म में वैल्यू पुट करोगे, फिर साई को इंटीग्रेट करोगे, फिर आपको जाके वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या होता है। एरिया OABO क्या हो गया, आपका फील्ड एनर्जी हो गया। दिस इज द फील्ड एनर्जी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको फील्ड एनर्जी क्लियर हुआ होगा कि फील्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अगर इसी को आप जैसे आई डी साई होता है DW इलेक्ट्रिकल, कई किताबों में ऐसे भी दिया हुआ है कि DW फील्ड इक्वल टू DW इलेक्ट्रिकल, आपका क्या होता है, एफ डी फाई के बराबर भी होता है, आई डी साई के बराबर भी होता है और एफ डी फाई के बराबर भी होता है। तो यहां से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो डायग्राम होगा वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एक्स एक्सिस एफ की एक्सिस हो जाएगी और ये तुम्हारा फ्लक्स का एक्सिस हो जाएगा, यानी साई की जगह पे फाई एक्सिस हो जाएगा और आई की जगह पे एफ एक्सिस हो जाएगा। सेम चीजें हैं, निकलना वही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फील्ड एनर्जी क्लियर हुआ होगा कि एरिया, ये पूरा एरिया, ये जो सेगमेंट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये एरिया जो ये एरिया कवर कर रहा है, यही एरिया DW फील्ड है, यानी फील्ड एनर्जी है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको फील्ड एनर्जी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के पैरेलल एक और सेगमेंट है। जैसे यहां पे हमने डी साई लिया हुआ है, साई वैरी कर रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये सेगमेंट डी आई का है, यानी डी साई लेंथ के लिए डी आई लेंथ यहां पे मिल रहा है। क्लियर? अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो तुम यहां पे ये देख सकते हो कि एरिया अगर हम निकालें इसका तो एक को एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ये। क्लियर? अगर हम एरिया OACO की बात करें, एरिया OACO की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके I1 तक, और वैल्यू क्या हो जाएगी, साई डी आई के बराबर। क्लियर? यानी साई को हमें आई के टर्म में पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी साई डी आई फ्रॉम जीरो से लेके I1 तक वैल्यू क्या है, ए पॉइंट है ना ओपन पोजीशन, तो जीरो से लेके I1 तक हम करंट को वेरी कराएंगे। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं को एनर्जी। क्लियर? इसको हम बोलते हैं को एनर्जी। और को एनर्जी बस एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है इसका, बस ये एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म, और ये बहुत यूजफुल होता है, यूजफुल इन
डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है ये, तो इसलिए हम इसको निकालते भी हैं। अभी हम देखेंगे क्यों यूजफुल है, बहुत आसानी से आपको क्लियर भी होगा। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें यहां पे एरिया ओ ए बी ओ की और एरिया ओ ए सी ओ की, तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम वैल्यू। देखो ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये कॉमन ही है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया ओ ए बी ओ मस्ट बी इक्वल टू एरिया ओ ए सी ओ, यानी दोनों एरिया की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ये भी क्लियर है आपको? ठीक है, यानी एक तरह से डब्ल्यू एफ एल डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डब्ल्यू एफ एल डी डैश के बराबर होगा। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यहां पे, ठीक है, अगर हम देखें यहां पे एरिया ओ सी ए बी ओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? एरिया ओ ए बी ओ प्लस एरिया ओ ए सी ओ, यानी इस एरिया को और इस एरिया को अगर हम ऐड कर दें, ये जो एरिया है, अगर इन दोनों एरिया को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पूरा पूरा एक जो आपका रेक्टेंगुलर बन रहा है उसका एरिया आपको मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा? इसकी जो विड्थ है वो क्या है? लेंथ क्या है? साई वन है, और विड्थ क्या है? आई वन के बराबर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? साई वन इंटू आई वन के बराबर। क्लियर? और यही क्या है? डब्ल्यू एफ एल डी प्लस डब्ल्यू एफ एल डी डैश के बराबर है, जो कि साई वन इंटू आई वन के बराबर है। और डब्ल्यू एफ एल डी और डब्ल्यू एफ एल डी का मैग्नीट्यूड क्या है? अभी हमने देखा बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू 1/2 साई वन इंटू आई वन के बराबर आ जाएगा। क्लियर? तो हमने यहां पे सीधे सीधे ये देख लिया कि जो इसकी वैल्यू आ रही है वो हाफ साई वन इंटू आई वन के बराबर आ रही है, यानी फील्ड एनर्जी और को एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वो क्या हो जाएगा? हाफ साई वन इंटू आई वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर जनरल टर्म में हम कहें, अगर हमने यहाँ पे साई वन और आई वन ले लिया है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू। क्लियर? अगर हम जनरल टर्म में कहें तो जनरल टर्म में डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू हाफ साई इंटू आई के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, ये चीजें होंगी। अब देखते हैं एक लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं डब्ल्यू एफ एल डी और डब्ल्यू एफ एल डी डैश के। देखो यहां पे साई इक्वल टू क्या होता है? एन फाई। क्लियर? साई इक्वल टू क्या होता है? एन फाई होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू 1/2 साई की जगह पे हमने एन फाई कर दिया इंटू आई कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एन आई इंटू फाई, और एन आई की वैल्यू क्या होती है? एमएमएफ के बराबर, यानी एफ के बराबर। यानी एक एक्सप्रेशन ये भी आ गया कि डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू हाफ एफ इंटू फाई हो गया। क्लियर? इसके अलावा और क्या एक्सप्रेशन आ सकता है? ये एक्सप्रेशन नोट करते रहिएगा। क्लियर? क्वेश्चन 1 2 और क्या एक्सप्रेशन आ सकता है इसके अलावा? आपको पता है कि जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो क्या होता है? एमएमएफ बाय रिलक्टेंस के बराबर होता है। क्लियर? या फिर एमएमएफ इंटू परमियंस के बराबर होता है, क्योंकि रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/परमियंस। ये दो चीजें होती हैं। क्लियर है चीज? तो अगर आप चाहें तो डब्ल्यू एफ एल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ, अगर हम फाइव की वैल्यू पुट कर दे एफ इंटू डेल्टा तो क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर इंटू डेल्टा, एक टर्म ये निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दें, यहीं से अगर हम एफ निकाल लें, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइव इंटू रिलक्टेंस, यानी एफ की वैल्यू फाइव इंटू रिलक्टेंस पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? हाफ फाइव स्क्वायर इंटू रिलक्टेंस। तो ये एक, जब ये किस लिए आ रहा है? एक लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम के लिए, ये चीज ध्यान रखना, फॉर लीनियर मैग्नेटिक सर्किट।
एक लीनियर मैग्नेटिक सर्किट के लिए फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएफ बाई रिलक्टेंस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एमएफ इंटू परमियंस, और फ्लक्स अगर हम देखें यहाँ पे तो एमएफ को हम लिख सकते हैं फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, और फ्लक्स को लिख सकते हैं एमएफ इंटू परमियंस। तो एक बार हमने फ्लक्स को यहाँ पे चेंज कर दिया, एक बार हमने एमएफ को चेंज कर दिया, तो ये रिलेशन आ जाता है हाफ एफ स्क्वायर डेल्टा या हाफ फाई स्क्वायर रिलक्टेंस। ठीक है, सबका रोल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सबका रोल है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कांस्टेंट फ्लक्स के लिए निकालना है, कांस्टेंट एमएमएफ के लिए निकालना है, किस कंडीशन में हमें मैकेनिकल वर्क डन जो हो रहा है उसका फोर्स का जो एक्सप्रेशन है या टॉर्क एक्सप्रेशन है वो किस कंडीशन पे निकालना है, वहां पे ये सारी चीजें यूजफुल होंगी, वहां पे ये सारी चीजें दिखेंगी। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या एक्सप्रेशन हो सकता है वो भी देखते हैं हम। हमें पता है कि एन फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई के बराबर। हमें क्वाइल का इंडक्टेंस पता है, तो एन फाई की वैल्यू क्या होती है, एल आई के बराबर या इक्वल टू साई। क्लियर? तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एल आई इक्वल टू साई हो गया। अभी हमने निकाला था डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू क्या निकाला था, हाफ साई इंटू आई। क्लियर? तो एक बार आप क्या पुट करिए, साई की वैल्यू एल आई पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये हाफ एल आई स्क्वायर। एक बार आप क्या पुट कर दीजिए, एक बार आप ये पुट कर सकते हैं, एक बार आप क्या पुट कर सकते हैं, आई इक्वल टू साई बाई एल। तो साई बाई एल पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साई स्क्वायर बाई 2l। तो ये भी एक एक्सप्रेशन। क्लियर? तो हमने चार एक्सप्रेशन बेसिकली देखे, एक हाफ एफ स्क्वायर एल, हाफ फाई स्क्वायर रिलक्टेंस, हाफ एल आई स्क्वायर साई स्क्वायर बाई 2l। इसके अलावा दो एक्सप्रेशन क्या था, हाफ एफ इंटू फाई और हाफ साई इंटू आई। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप फील्ड एनर्जी और को एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, उसको कैसे एक लीनियर मैग्नेटिक सर्किट के लिए हम अलग अलग फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, को एनर्जी कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है। को एनर्जी इज द मैथमेटिकल टर्म टू एक्सप्रेस टॉर्क एंड फोर्स इन सिंपल वे। बस यही समझिएगा और कुछ नहीं समझना आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, किसके बराबर होती है, कैसे निकलता है, क्या मैनिपुलेशन हम करते हैं, ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। क्योंकि हमने ओपन पोजीशन पे रखा तो पूरा पूरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो मैग्नेटिक में स्टोर्ड हो गया, मैग्नेटिक में स्टोर्ड हो गया, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कुछ मिला नहीं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में उसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो हमें क्या मिला है, लीनियर कर्व मिलता है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एयर गैप कांस्टेंट है, इलेक्ट्रेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ या साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो एक लाइन मिलता है, उसी से हमने आई डी साई की वैल्यू निकाली, डी साई सेगमेंट लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बढ़ते 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 पूरा ये एरिया कवर करेगा, वहां से हमने निकाला, फिर हमको एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वर्क डन की। क्लियर? तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वर्क डन की। मैकेनिकल वर्क डन की बात करें तो सबसे पहले तो ये चीज तो क्लियर है कि पहले क्या होगा, ओपन पोजीशन में होगा, तो ओपन पोजीशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल रही थी आपको, एक सिंगल एक कांस्टेंट आपको स्लोप की लाइन मिल रही थी। क्लियर? ओपन पोजीशन कंडीशन में। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो आर्मेचर है, देखो ये ओपन पोजीशन कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये थी, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपका ए पोजीशन पे था, करंट की वैल्यू I1 थी, और आपका जो टोटल फ्लक्स लिंकेज था वो साई1 के बराबर था। इसी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये क्या था आपका, ओपन पोजीशन था। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि आर्मेचर मूव होकर क्या हो जाए, क्लोज पोजीशन पे आ जाए। क्लियर? यानी आप जो डायग्राम बनाएंगे इसमें, ये पूरा का पूरा कहां आ जाए,
आपका जो आर्मेचर था वो मूव होके क्या हो जाए, क्लोज पोजीशन पे चला गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगते लगते अभी क्या आ गया, ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो आपका फ्लक्स लिंकेज ऐसे ही आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें, यहां पे ये चीज तो क्लियर है। हम बात कर रहे हैं थर्ड सेगमेंट की। थर्ड सेगमेंट हमारा क्या था, मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन। तो हमने पहले क्या देखा कि जो आर्मेचर था आपका वो क्या था, ओपन पोजीशन में था। आर्मेचर क्या था आपका, ओपन पोजीशन में था। फिर वो क्या हो गया, आपका अट्रैक्ट होते 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 क्लोज पोजीशन पे चला है। तो क्लोज पोजीशन के लिए हम मान ले रहे हैं कि साई जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है उसकी वैल्यू साई 2 हो जा रही है। क्लियर, ध्यान रखिएगा यहां पे। अब देखना है यहां पे मेन चीज समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्मेचर मूवमेंट के, तो ड्यूरिंग द आर्मेचर मूवमेंट, जो आर्मेचर आपका मूव कर रहा है, आर्मेचर मूव करेगा तो क्या होगा, एयर गैप रिड्यूस हो रहा है। ये जो यहां पे एयर गैप बना हुआ था, ये एयर गैप क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एयर गैप रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलक्टेंस की वैल्यू होगी वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो भी रिड्यूस होती जाएगी। जब रिलक्टेंस रिड्यूस होगा तो हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। एमएमएफ चूंकि आप एक्साइटेशन दे रहे हैं तो एमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपने एक्साइटेशन प्रोवाइड किया है यानी जो करंट है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको एमएमएफ मिल जाएगा। एमएमएफ हम यहाँ पे मान के चलने की कांस्टेंट है हमारा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो एमएमएफ हम कांस्टेंट अगर मान के चल रहे हैं, तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो साई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि पहले ये ओपन पोजीशन पे है, ओपन पोजीशन के बाद आपने आपका क्या हो गया, जैसा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आपका प्रिंसिपल बताया था, अभी अट्रैक्ट करेगा आर्मेचर को, तो आर्मेचर मूव करेगा जिसकी वजह से एयर गैप कम होगा। जब एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर द सेम एक्साइटेशन आपका साई की वैल्यू अब क्या मिलेगी, बढ़ जाएगी। साई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें कि साई 2 मिल रहा है तो साई 2 की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन साई 1, यानी ओपन पोजीशन पे साई 1 था। ओपन पोजीशन पे अगर मान लिया करंट I1 हम एक्साइट कर रहे हैं I1 करंट से, तो I1 के लिए वैल्यू साई 1 थी, और उसी I1 करंट पे उसी एमएमएफ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो साई 2 होगी, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी अगर हम यहां पे कर्व देखेंगे, अगर हम यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो साई और ये आपका आई, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, आपको जो कर्व मिलेगा वो लाइन ना मिलके, क्योंकि आपको भी पता है कि फिर से वही काम हम करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ यानी एन इंटू आई अपॉन रिलक्टेंस, क्लियर। एन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस इंटू आई, इंप्लाई साई इक्वल टू एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस इंटू आई, क्लियर। अब ये जो स्लोप है, वहां पे क्या था, ओपन पोजीशन फिक्स था तो रिलक्टेंस कांस्टेंट था, लेकिन अब यहां पे रिलक्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो स्लोप की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा स्लोप की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, रिलक्टेंस कम होता जाएगा। यानी आपको जो बिहेवियर मिलेगा वो एक कर्व शेप में मिलेगा, आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगी, कर्व शेप में मिलेगा। अब यहां भी हम क्या माने, हमने क्या माना है, कांस्टेंट एक्साइटेशन माना है। तो ये जो करंट है वो हमने मान लिया I1 है। इस I1 करंट पे ये हमने मान लिया पोजीशन B। इस पोजीशन पे आपको जो साई 2 मिलेगा, मतलब जो फ्लक्स लिंकेज मिलेगा वो साई 2 के बराबर होगा। और साई 2 क्या होगा, अगर हम बात करें इसी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को दिखा दें, स्लोप ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ये पॉइंट ए हो गया और ए पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, साई 1, क्लियर। तो साई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई 1 के बराबर हो जाएगी। ये आपका ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और ये आपका जब क्लोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब क्लोज पोजीशन पे आ रहा है वो है, यानी बी पॉइंट आपका क्लोज पोजीशन हो गया और ए पॉइंट आपका ओपन पोजीशन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलक्टेंस के बिहेवियर की वजह से ये कर्व शेप मिलता है, जिसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू फॉर द सेम करंट फॉर द सेम एमएमएफ आपका क्या हो जाता है, ज्यादा मिलता है, क्लियर। तो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लोजिंग पोजीशन और ओपनिंग पोजीशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ए पोजीशन फॉर द ओपनिंग, बी पोजीशन फॉर द क्लोजिंग, और साई 2 की वैल्यू साई 1 से ज्यादा होगी, क्लियर।
ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मैकेनिकल वर्क डन निकालेंगे उसकी, तो देखते हैं जरा। अगर हम बात करें आर्मेचर मूवमेंट के दौरान की, तो ड्यूरिंग आर्मेचर मूवमेंट आपने क्या देखा, आपका फ्लक्स चेंजेज इन फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, तो काउंटर ईएमएफ क्या होता है, ई इक्वल टू डी साई बाई डी टी। जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक काउंटर ईएमएफ आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया ना। अगर ड्यूरिंग आर्मेचर मूवमेंट आपका क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स होने का मतलब क्या हो गया, आपका काउंटर ईएमएफ ई डेवलप हो जाएगा, यानी काउंटर ईएमएफ इज डेवलप। जब काउंटर ईएमएफ डेवलप होगा तो ऑब्वियस बात है करंट की वैल्यू क्या होगी, वीटी माइनस ई अपॉन आर के बराबर, जो हमने वहां पे मैग्नेटिक सिस्टम में रेजिस्टेंस लिया था, यहां पे लिया था ना हमने, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज वीटी था, ये आपका रेजिस्टेंस, और ये आपका ई, यहां पे हमारा ई था। क्लियर, रेजिस्टेंस आर, ये करंट आई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीटी माइनस ई बाई आर के बराबर होगा। क्लियर, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो आपका करंट है और जो आपका आर्मेचर मूवमेंट का तरीका है, उस पे ये डिपेंड करेगा कि आपका जो मेथड है, जो मैकेनिकल वर्क डन निकालने का तरीका है, वो आपका इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट आपका ईएमएफ मिल रहा है, यानी चेंज इन द फ्लक्स कितना फास्ट है या स्लो है या मीडियम स्पीड से वो चेंज हो रहा है। इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका काउंटर ईएमएफ डेवलप होगा। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर ईएमएफ है, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट आर्मेचर मूवमेंट, आर्मेचर का जो मूवमेंट है वो कितना फास्ट हो रहा है। तो आर्मेचर के मूवमेंट पे आपका जो मैकेनिकल वर्क डन निकालने का तरीका है, वो तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका स्लो मूवमेंट, दूसरा आपका होगा इंस्टेंटेनियस मूवमेंट, और थर्ड होगा आपका ट्रांजिएंट मूवमेंट। तो एक एक करके हम तीनों मूवमेंट को जानेंगे और इससे मैकेनिकल वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका मैकेनिकल वर्क डन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे उठाते हैं स्लो मूवमेंट को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे स्लो मूवमेंट की। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको कि जो आपका काउंटर ईएमएफ है वो रिस्पॉन्सिबल है कि मैकेनिकल वर्क डन हम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लो मूवमेंट ऑफ आर्मेचर। जो आर्मेचर का मूवमेंट है वो काफी स्लो है। जब आर्मेचर का मूवमेंट स्लो है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स लिंकेज यानी साई चेंजेस वेरी स्लोली। जब साई बहुत स्लोली चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका काउंटर ईएमएफ है यानी ई चेंजेस वेरी स्लोली। जो ई में चेंज होगा वो भी काफी स्लो होगा या वेरी लेस होगा। ई चेंजेस वेरी लेस वैल्यू। ठीक है, या फिर चेंज इन ई चेंज या हैज वेरी लेस वैल्यू। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं ई हैज वेरी लेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डी साई बाई डी टी है ना, सॉरी।
तो जब आपका साई में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो काफी कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ई क्या है, डी साई बाई डी टी के बराबर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो साई है वो काफी कम है, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, काफी कम होगी। जब ई कम होगा तो आई इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, वी टी माइनस ई अपॉन आर, क्लियर। तो ई क्या है, वी टी के रेस्पेक्ट में काफी कम है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ई इज हेंस ई इज नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे, वीटी के रेस्पेक्ट में, वीटी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वीटी बाई आर के बराबर। यानी जो ओपन पोजीशन में आपका करंट था सेम करंट आपको अभी भी मिल जाएगा, यानी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ऑलमोस्ट एक तरह से क्या हो गया, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो स्लो मूवमेंट में ये चीज क्लियर हो गया कि साई काफी स्लोली चेंज होता है, तो डी साई बाई डी टी की वैल्यू काफी कम होगी, तो इसी वजह से ई की वैल्यू भी काफी कम होगी। ई कम होगा तो वीटी के रेस्पेक्ट में इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि यहां पे हम करंट की वैल्यू कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं। ठीक है, जब करंट की वैल्यू हम यहां पे कांस्टेंट ले रहे हैं तो कैसे कर्व ड्रॉ होगा, क्या मैकेनिकल वर्क डन निकलेगा, ये चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये हमारा साई, ये आपका आई। ठीक, पहले हम ओपन पोजीशन को बना लेंगे, ये आपकी ओपन पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट ए आपका ओपनिंग पोजीशन है, ये वैल्यू हमने मान ली I1 और उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो साई1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब क्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या आएगी, ये हमारा आ गया क्लोज कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका क्या है ओपन, और ये आपका जब आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्लोज पोजीशन पॉइंट बी है और ओपन पोजीशन आपका पॉइंट ए है, क्लियर। ठीक, अब क्या होगा यहां पे कि आपने क्या देखा, आई की वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट है, तो यानी आपको ये जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट क्या होगा, बी के बराबर, क्लियर। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फ्लक्स लिंकेज होगा वो साई2 के बराबर, क्लियर है चीज। ठीक है, यानी इस पॉइंट को हमने मान लिया एफ, इस पॉइंट को हमने मान लिया डी, ये पॉइंट ओ है, क्लियर। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया हमने ए डैश, क्लियर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा आपको। ठीक, हमें निकालना क्या है, मैकेनिकल वर्क डन। तो हमें ओपनिंग पोजीशन और क्लोजिंग पोजीशन पता है, हमें यह भी पता चल गया कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा, सीधे ए से बी पे शिफ्ट हो जाएगा, केवल क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स मिलेगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 के बराबर ही मिले, क्लियर। तो हम यहां पे एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पे आएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको क्या होता है आपका मैकेनिकल वर्क डन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो फील्ड एनर्जी देखो कैसे निकालते हैं हम, WFLD फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग पोजीशन पे आने के बाद कितनी फील्ड एनर्जी है, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी की बात होती है। फील्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, यानी ये जो W फील्ड आप देख रहे हो ये फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन टू द लास्ट पोजीशन, यानी क्लोजिंग पोजीशन, ओपनिंग पोजीशन से क्लोजिंग पोजीशन में आने में कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, वही क्या है, फील्ड एनर्जी। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है आपका, ये जो आपका एरिया है, ये एरिया यानी एरिया ओ ए डैश बी डी ओ, ये क्या है, क्लोजिंग पोजीशन में आने के बाद आपकी फील्ड एनर्जी, क्लियर। जैसे हम फील्ड एनर्जी निकालते हैं सेम फील्ड एनर्जी यहां भी निकालेंगे, यहां भी आई डी साई होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर ही होगी, क्लियर। ठीक है,
तो ये आपका फाइनल एनर्जी है क्लोजिंग पोजीशन के बाद, और उसके पहले जो एनर्जी मिल रही थी वो क्या मिल रही थी आपको, वो ये एनर्जी मिल रही थी। यानी अगर हम यहां पे देखें, ये यानी ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये ओपनिंग पोजीशन की फील्ड एनर्जी है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्लोजिंग फील्ड की आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो WFLD की अगर हम बात करें, यानी चेंज इन फील्ड एनर्जी की हम बात करें, तो क्या करेंगे, क्लोजिंग पोजीशन में एनर्जी क्या होगी, एरिया ओ ए डैश बी डी एफ ओ, देखो यहां पे OA-BDFO, ये जो पूरा एरिया है, ये जो रेड कलर को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये जो पूरा एरिया है यही आपका क्या है, फील्ड एनर्जी एट क्लोज पोजीशन यानी क्लोजिंग पोजीशन, माइनस फील्ड एनर्जी किस कंडीशन में, ओपनिंग पोजीशन में क्या है, OA-FO के बराबर, यानी माइनस एरिया OA-FO। देखो यहां पे ये एरिया OA-FO, ये एनर्जी क्या है, अभी हमने देखा था ये क्या होती है, फील्ड एनर्जी होती है, यानी ओपनिंग पोजीशन में ये फील्ड एनर्जी के बराबर है। क्लियर, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, आपने फील्ड एनर्जी निकाल दिया। फील्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, फील्ड एनर्जी एट क्लोजिंग पोजीशन माइनस फील्ड एनर्जी एट ओपनिंग पोजीशन, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर, अब हम निकालेंगे DW इलेक्ट्रिकल। क्लियर, DW इलेक्ट्रिकल यानी W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो W इलेक्ट्रिकल क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, I d साई के बराबर होता है। क्लियर, और साई कहां से कहां जा रहा है, साई 1 से लेके साई 2 के बराबर, यही हो रहा है ना। और I की वैल्यू क्या है, I1 के बराबर। देखो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई, I1 के बराबर, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और आपका जो साई है वो कहां से कहां जा रहा है, साई 1 से लेकर साई 2 तक, यानी I1 d साई। I1 की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं I1 साई 2 माइनस साई 1। क्लियर, यानी कि I1 वैल्यू और ये साई 2 माइनस साई 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया, फिर से मैं इसको ब्लैक डॉट से ही बना रहा हूं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये एरिया क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। देखो यहां पे करंट I1 इंटू साई 2 माइनस साई 1, यानी I1 इंटू साई 2 माइनस साई 1, यही तो विड्थ है। तो ये एरिया क्या हो गया, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, यही एरिया क्या हो गया, DW इलेक्ट्रिकल हो गया। यानी अगर हम इसको एरिया के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या लिख सकते हैं इसको, A B D F A डैश A। एरिया लिखने का तरीका ये है कि जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे उसी पॉइंट को वापस आपको आना है। एरिया ABDFA-A, यानी ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है यही आपका क्या हो गया, W इलेक्ट्रिकल हो गया। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया 2। क्लियर, ठीक है, अब हमें पता है कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस W फील्ड के बराबर। क्लियर, हमें W मैकेनिकल कैलकुलेट करना है, W इलेक्ट्रिकल हमारे पास है, W फील्ड हमारे पास है, यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि W मैकेनिकल इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल माइनस W फील्ड के बराबर। वैल्यू जरा पुट करें, वैल्यू पुट करो जरा यहां पे, W मैकेनिकल क्या हो जाएगा यहां पे, W इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हो गया, एरिया ABDFA डैश A माइनस W फील्ड, माइनस W फील्ड मतलब माइनस एरिया OA डैश BDFO, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यहां पे, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, प्लस प्लस एरिया OA डैश FO। क्लियर, तो दोनों पॉजिटिव एरिया को एक साथ ले हम जरा, एरिया ABDFA डैश A प्लस एरिया क्या है, OA डैश FO, ये पॉजिटिव एरिया हो गया, माइनस एरिया OA डैश BDFO। अब देखो यहां पे, यहां मेरी बात ध्यान सुनना,
एरिया ए बी डी एफ ए डैश ए, ये एरिया हो गया। एरिया ओ ए डैश एफ ओ, ये एरिया हो गया। यानी ये टोटल जो ब्लैक स्पॉट मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया दोनों का सम मिल गया। दोनों के सम ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया। यानी अगर आपको इसको एरिया के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो यहां पर डब्ल्यू मैकेनिकल, देखो यहां पे एरिया ए बी डी एफ ए डैश, ये एरिया हुआ, और ओ ए डैश एफ ओ, ये एरिया हुआ। तो इन दोनों का सम हो गया। इसी को हमने ब्लैक स्पॉट से रिप्रेजेंट कर दिया था। यानी हम इसको लिख सकते हैं एरिया ओ ए बी डी एफ ओ, एरिया ओ ए बी डी एफ ओ, ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया ओ ए बी डी एफ ओ। ठीक है, इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर रहे हैं? एरिया ओ ए डैश बी डी एफ ओ, यानी ये एरिया हम माइनस कर रहे हैं। ये पूरा एरिया है ये, और इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर रहे हैं, ओ ए डैश बी डी एफ ओ, ये एरिया माइनस कर रहे हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास? ये एरिया। देखो यहां पे हमने टोटल एरिया में से क्या निकाल दिया? जो हम फाइनल वर्क, फाइनल फील्ड एनर्जी थी आपकी, यानी ये एरिया आप जो देख रहे हैं, जो रेड स्पॉट से बना हुआ है, इस एरिया को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया? ये एरिया मिल गया। यानी डी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू क्या होगी? जो आपका फाइनल फील्ड एनर्जी था और जो आपका इनिशियल फील्ड एनर्जी था, उनके बीच का जो कर्व आप ड्रॉ कर रहे थे, उन दोनों कर्व के बीच में आपको मैकेनिकल वर्क डन मिल गया। यानी अगर आप यहां से मैकेनिकल वर्क डन निकालेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा? देखो यहां पे फिर मैं बता रहा हूं, ये एरिया पूरा हो गया। इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? यही एरिया तो मिलेगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू मैकेनिकल। तो जो मैंने आपको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वही एरिया क्या हो गया? डब्ल्यू मैकेनिकल, यानी एरिया ओ ए बी ए डैश ओ, यही आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू मैकेनिकल। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिकल वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो एरिया आपके जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? दोनों जो मैग्नेटाइजेशन कर्व थे फॉर द ओपनिंग एंड फॉर द क्लोजिंग पोजीशन, जो आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व मिल रहा था, उसके बीच का जो एरिया मिलेगा, वही क्या हो जाएगा? आपको मैकेनिकल वर्क डन होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया बिटवीन the two magnetization curve is the mechanical work done। यही आपका क्या है? मैकेनिकल वर्क डन, यानी डब्ल्यू मैकेनिकल। तो मेरे ख्याल से यहां पे लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि स्लो मूवमेंट में आपका मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है। सिंपल आप एक बार बस इसको समझने की कोशिश करिएगा। नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें क्या करना है कि पहले जो आपका सम पार्ट था उसको एक साथ लेंगे तो पूरा का पूरा एरिया मिल जाना है। फिर उसके बाद इस एरिया को हमें माइनस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही एरिया में मिल जाएगा और यही हमारा मैकेनिकल वर्क डन होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको स्लो मूवमेंट का लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम मैकेनिकल वर्क डन निकालते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस मूवमेंट की। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस मूवमेंट की। तो नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस मूवमेंट। सेकंड है आपका इंस्टेंट मूवमेंट। अब इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में क्या होता है कि आर्मेचर ओपनिंग पोजीशन से क्लोज पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इंस्टेंट कर रहा है। तो इंस्टेंट करने का मतलब क्या होगा? तुरंत ही कर दे रहा है। तो इतनी जल्दी फ्लक्स में कोई चेंज तो आना ही या नहीं आना। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि फ्लक्स लिंकेज जो होता है कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। क्लियर? तुरंत ही, मतलब माइक्रो सेकेंड का भी टाइम नहीं लगा, ए पोजीशन से वो इस पोजीशन पे आ गया। यानी
मोमेंटरली कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ आर्मेचर की वजह से देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज सडनली कोई फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये सोचे कि तुरंत ही फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं क्या होगा। जैसे वहां पे आई कांस्टेंट हो जा रहा था, यहां पे क्या हो गया, एक तरह से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ गया, यानी एक तरह से साई की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट आ गई। यानी ओपनिंग पोजीशन से क्लोजिंग पोजीशन में आने पे, क्लोजिंग पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जो आपका दूसरा मैग्नेटाइजेशन कर्व था वहां पे क्लोजिंग पोजीशन आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला जो आपका था लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे केवल ओपनिंग पोजीशन आनी है। जो आपका सैचुरेशन वाला कर्व था वहां पे आपका क्लोजिंग पोजीशन आएगा। क्लियर? तो ठीक है, फिर से वही चीज है यहां पे, यानी आपका ये क्या हो गया, पोजीशन ए, क्लियर, करंट I1 psi1, ठीक। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये हो गई, क्लियर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर से वही सारी चीजें हैं, पोजीशन ए, ये आपका ए डैश, ये आपका सी था, क्लियर, ये पॉइंट डी, क्लियर, साइड 2, साइड 1, पॉइंट एफ, क्लियर, और ये ओ, ठीक है। तो फिर से वही चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है कि मैंने क्या बताया कि आपका इंस्टेंटेनियस मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि सडनली फ्लक्स में कोई चेंज हो जाए। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो फ्लक्स पहले था ओपनिंग कंडीशन में यानी psi1, वही क्लोजिंग कंडीशन में भी रहेगा, यानी आपका जो मूवमेंट होगा वो ऐसे हो जाएगा। यानी क्लोजिंग पोजीशन में आने पे जो ए पॉइंट है वो ए डैश पॉइंट पे चला है, ठीक है। ये मोमेंटली की बात हो रही है, ट्रांजिएंट मोड की बात हो रही है, लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन में फिर से वो अपने सी पोजीशन में चला जाएगा। फिलहाल तो हम यहां पे कंसंट्रेट करेंगे कि ट्रांजिएंट जो मूवमेंट हो रहा है वहां का बिहेवियर हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है चीज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अब देखो कर्व क्या समझना है हमको, कर्व समझना है बस ये चीज, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, बस इसे आपको गवर्न करना, क्योंकि ओपनिंग पोजीशन से क्लोजिंग पोजीशन में आने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए से ए डैश पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि साई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। साई कांस्टेंट होने का मतलब साई की वैल्यू psi1 के बराबर होना। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखते हुए हमें सारी एनालिसिस करनी है। फिर से वही काम करना हमें, WFLD। WFLD का मतलब क्या हो गया कि जो एरिया आपको कहां मिल रहा था, फाइनल, यानी आपका क्लोजिंग कंडीशन में जो एरिया था वो क्या था, ये था आपका एक क्लोजिंग मोड का एरिया हो गया, फील्ड एनर्जी, ठीक है। और ओपनिंग का क्या आपका, ये पूरा का पूरा एनर्जी आपका ओपनिंग का है, पूरी एनर्जी। यानी अगर आप यहां से निकालेंगे तो एरिया क्लोजिंग पोजीशन के लिए जो फील्ड एनर्जी है वो उसका क्या होगा, वो क्या होगा, एरिया ओ ए डैश एफ ओ के बराबर, यानी एरिया ओ ए डैश एफ ओ। इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे किस एनर्जी को, ओपनिंग पोजीशन की एनर्जी को। तो ओपनिंग पोजीशन का एनर्जी क्या है, ओ ए डैश एफ ओ के बराबर, एरिया ओ ए डैश एफ ओ के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो हमें ये फील्ड एनर्जी मिल गई। फील्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करेंगे W इलेक्ट्रिकल की। W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है, I D साइड। क्लियर? लेकिन यहां पे चेंज इन फ्लक्स क्या है, 0। देखो psi1 इनिशियल वैल्यू भी psi1 है, फाइनल वैल्यू क्या है, psi1 है। तो चेंज इन फ्लक्स क्या है, 0 है, तो ऑब्वियस बात है W इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाना। लॉजिक क्लियर है? W इलेक्ट्रिकल क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू 0 होनी। फिर से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पे जाएंगे। W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है, W मैकेनिकल प्लस W फील्ड। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी।
तो W मैकेनिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ऊपर ही देख लेते हैं, W इलेक्ट्रिकल क्या हो गया यहां पे 0, वैल्यू पुट करें जरा, W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू 0, W मैकेनिकल प्लस W फील्ड, यानी यहां से आप देखेंगे तो W मैकेनिकल की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ W फील्ड के बराबर आ गई। और माइनस ऑफ W फील्ड का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ W फील्ड लिखेंगे यहां पे, तो जो माइनस एरिया ओ ए डैश एफ ओ, माइनस साइन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एरिया ओ ए डैश एफ ओ, यानी आप ये लिख सकते हैं कि एरिया ओ ए डैश एफ ओ माइनस एरिया ओ ए डैश एफ ओ, ठीक है, यानी ओ ए डैश एफ ओ ये जो टोटल एरिया है इसमें से ये एरिया आप माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, यही एरिया तो मिलेगा। जब आप माइनस कर देंगे इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यही एरिया मिलेगा आपको, यानी यही क्या हो जाएगा W मैकेनिकल के बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में यानी ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए डैश ओ के बराबर, एरिया ओ ए डैश ओ के बराबर, यानी इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में आपका जो मैकेनिकल वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा, इसके और मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर, बस ये ध्यान रखना कि फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी चेंज न होने का मतलब क्या हो गया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ओपनिंग पोजीशन वाली थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजिंग पोजीशन वाली थी, यानी ए से ए डैश पोजीशन पे वो तुरंत सडनली चला आएगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होना है, फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज नहीं होना है। तो मेरे ख्याल से आपको इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का लॉजिक क्लियर हुआ होगा, कैसे इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में मैकेनिकल वर्क डन निकलता है। क्लियर, अब हम बात करेंगे ट्रांजिएंट मूवमेंट की, ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिएंट मूवमेंट की। ट्रांजिएंट मूवमेंट, क्लियर, ट्रांजिएंट मूवमेंट का मतलब हो गया कि आर्मेचर जो होगा नाइदर मूव टू फास्ट, या तो बहुत तेज नहीं मूव करेगा, नॉट टू स्लो, यानी उसकी स्पीड जो होगी वो ऐसी होगी कि वो कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट मोड में आपका सिस्टम रहेगा ही रहेगा और कुछ समय के बाद वो स्टेडी स्टेट मोड में जाएगा, यानी न तो बहुत तेज मूव करेगा न ही वो बहुत स्लो मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज चेंजेस, फ्लक्स लिंकेज में भी चेंज होगा, करंट भी क्या होगा, करंट ऑल्सो चेंजेस। क्लियर, यानी फ्लक्स लिंकेज और करंट दोनों में क्या होगा, चेंज होगा, और इन दोनों चेंज होने की वजह से, इन दोनों में चेंज होने की वजह से आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट मिलेगा। करंट यानी वाई एक्सिस के कंपोनेंट में भी चेंज होगा, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में भी चेंज होगा, तो उस वजह से आपका ए पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट है जहां पे आपको क्लोजिंग पोजीशन मिलेगी, उसका जो पॉइंट का बिहेवियर है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में होगा। क्लियर, यानी उस वहां पे करंट की वैल्यू भी चेंज होगी और साई की वैल्यू भी चेंज होगी। तो क्लोजिंग पोजीशन आप ऐसा लिख सकते हैं, क्लोजिंग पोजीशन इज ऑब्टेन्ड एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। क्लियर, तो एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, वो पॉइंट हम मान के चल रहे हैं कि वो सी डैश है, वेयर फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू साई टू डैश हो जा रही है। क्लियर, ठीक है, एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट पे आपका जो ओपनिंग पोजीशन से क्लोज पोजीशन का स्विचिंग है वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे हो रही है जो सी डैश है, और वहां पे आपकी जो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू साई टू डैश हो जा रही है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो आपका एमएमएफ का कॉन्सेप्ट है
वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, यानी स्टेडी स्टेट तक आते आते आपका करंट फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाना, ये चीज क्लियर रखिएगा। ये सारी फिनोमिना ट्रांजिएंट बिहेवियर के लिए। अभी मैंने बता के एरो भी दिखाया था कि ये इस पॉइंट से ए डैश से सी पे जाएगा, लेकिन वो क्या होगा स्टेडी स्टेट पोजीशन में। हालांकि आर्मेचर उसके पहले ही ए डैश पोजीशन पे ही क्लोज हो चुका, लेकिन स्टेडी स्टेट आते आते वो पॉइंट सी तक जाना ही जाना है। तो यहाँ भी वही चीज है। तो सी डैश पे तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट मिलेगा जहां पे फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू साइड टू डैश के बराबर होगी। अब देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है, कैसे हम वर्क डन निकालते हैं। तो जहाँ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, क्लियर, साइन एंड आई। ओपनिंग पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहां पर क्या हो गया, ओपनिंग पोजीशन, ये पॉइंट ए, यहां पे करंट I1 और ये psi1 पॉइंट F, क्लियर, ठीक है। और ये आपका सैचुरेशन मोड का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्लोजिंग मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, क्लियर, ठीक। और ये आपका पॉइंट सी जहां पे आपका फ्लक्स लिंकेज जो है वो साई 2 के बराबर है। ये पॉइंट है हमारा डी, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे मैंने क्या बोला, एक इंटरमीडिएट पॉइंट, यहां से ए पोजीशन से क्लोजिंग पोजीशन इन ओपनिंग पोजीशन से क्लोजिंग पोजीशन में जाने में हमें एक इंटरमीडिएट पॉइंट सी डैश मिलेगा, क्लियर, जहां पे फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू हमने मान लिया साई 2 डैश हो जा रही है। यहां पे क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स लिंकेज भी चेंज हो रहा है, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये हमने मान लिया कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, यानी ओपनिंग पोजीशन से ये ओपनिंग पोजीशन और ये आपका क्लोजिंग पोजीशन, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है यहां भी। ये क्या होगा, ए पॉइंट से सी डैश पे जाएगा, फिर स्टेडी स्टेट में फिर से ये पॉइंट सी पे चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट एमएमएफ आपका रहना है। फिर से वही चीज, इस पॉइंट को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश, क्लियर, ए के पैरेलल यानी psi1 के पैरेलल जो इस पॉइंट पे कट करेगा मैग्नेटिक मतलब क्लोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वो पॉइंट ए डैश है, एज यूजुअल जो हम देखते आ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। फिर से वही काम यहाँ पे करना है, मैकेनिकल वर्क डन फिर से निकालना है। तो मैकेनिकल वर्क डन निकालने के लिए वही सारे प्रोसीजर को फिर से लेके चलना है, यानी WFLD। सबसे पहले हम फील्ड एनर्जी की बात करेंगे, तो हमें सी डैश पोजीशन पे जाते जाते जो फील्ड एनर्जी होगी उस पर कंसंट्रेट करना। तो यहां पे देखो फाइनल फील्ड एनर्जी क्या है, जब आपका क्लोजिंग पोजीशन हो जा रहा है सी डैश पे आते आते, फाइनल एनर्जी क्या है, ये जो एनर्जी होगी यही क्या होगी, क्लोजिंग पोजीशन की फील्ड एनर्जी होगी, क्लियर। जबकि ओपनिंग पोजीशन की जो फील्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, जो आपका ओपनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी ये इसके बराबर होगी, क्लियर। तो हमें ये चीज मिल गया, यानी एरिया, एरिया ये पॉइंट ओ है, एरिया ओ ए डैश सी डैश एंड दिस पॉइंट इज मान लिया हमने डी डैश है, ओ ए डैश सी डैश डी डैश एफ ओ। ये कौन सा एरिया हो गया, जब क्लोजिंग पोजीशन में फील्ड एनर्जी जितनी होती है उसके बराबर, माइनस एरिया ओपनिंग पोजीशन में एनर्जी क्या होगी, ओ ए डैश एफ ओ के बराबर, ओ ए डैश एफ ओ के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की बात करें हम, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होगा, आई डी साई के बराबर, और डी साई यानी psi1 से लेके psi2 डैश, क्लियर, यानी आई डी साई। अब देखो यहां पे आई डी साई का मतलब क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज psi1 से लेके psi2 डैश तक हो रहा है, यानी इस फ्लक्स लिंकेज में जितना एरिया आपको मिल रहा है वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। तो ये एरिया कितना मिल रहा है, देखो यहां पे psi1 से psi2 तक जाते जाते, यानी इस पोजीशन तक जाते जाते ये एरिया क्या मिल रहा है, इसी एरिया के बराबर तो मिल रहा है। अगर हम एरिया अंडर कर्व निकाले आई डी साई, तो psi1 से लेकर psi2 डैश तक पहुंचते पहुंचते हमें क्या मिल रहा है, जैसे हमें 0 से psi1 तक आता तो मिलता था, तो ये एरिया मिलता था। ऑब्वियस बात है, psi1 से psi2 डैश यानी ए पोजीशन से सी डैश पोजीशन में आने में हमें ये पूरा एरिया जो मिलेगा वो क्या मिलेगा,
W इलेक्ट्रिकल, यानी W इलेक्ट्रिकल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, W इलेक्ट्रिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया ए सी डैश डी डैश एफ ए डैश ए। देखो यहां पे ए सी डैश डी डैश एफ ए डैश ए, यानी ये जो एरिया होगा वो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल का एरिया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया हमारा। फिर से वही काम हमारा, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डब्ल्यू फील्ड। तो यहां से डब्ल्यू मैकेनिकल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल माइनस डब्ल्यू फील्ड के बराबर आ जाना। तो लिखिए हम जरा, डब्ल्यू मैकेनिकल, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू एरिया ए सी डैश डी डैश एफ ए डैश ए माइनस एरिया ओ ए डैश डी डैश एफ ओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एरिया ओ ए डैश एफ ओ। क्लियर। अब दोनों पॉजिटिव एरिया को हम एक साथ लें तो क्या हो जाएगा यहां पे, डब्ल्यू मैकेनिकल इक्वल टू एरिया, दोनों पॉजिटिव एरिया को एक साथ ले रहे हैं हम, एरिया ए सी डैश डी डैश एफ ए डैश ए प्लस एरिया ओ ए डैश एफ ओ, इसको एक साथ ले लिया हमने, माइनस एरिया ओ ए डैश डी डैश एफ ओ। अब देखो यहां पे ये एरिया ओ ए डैश एफ ओ है, ठीक है, ओ ए डैश एफ ओ, और ये एरिया क्या है, एरिया ए सी डैश डी डैश एफ ए डैश, ये एरिया ये है, तो ये टोटल एरिया ये हो गया, इन दोनों का सम क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया जो हम देख रहे हैं इन दोनों का सम हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं एरिया ओ ए, ये पूरा एरिया जो हमने डॉटेड में रिप्रेजेंट किया, ओ ए सी डैश डी डैश एफ ओ ए सी डैश डी डैश एफ ओ, ये पूरा एरिया ओ ए सी डैश डी डैश एफ ओ, ये पूरा एरिया हो गया इन दोनों का सम। क्लियर। माइनस अब क्या करेंगे हम, एरिया ओ ए डैश डी डैश एफ ओ। तुम खुद देखो इस पूरे में से हमें क्या करना है, इस एरिया को माइनस कर देना। क्लियर। कुछ होता है, एरिया ओ ए डैश, अच्छा सी डैश भी आएगा ना यहाँ पे, सी डैश डी डैश एफ ओ। अब देखो यहां पे इस टोटल इस पूरे एरिया में से इस एरिया को अगर आप माइनस कर देंगे, जो रेड से है रिप्रेजेंट और पूरा ये ग्रीन से रिप्रेजेंट है, केवल हमें क्या करना है, ग्रीन में से रेड वाले को माइनस कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, यही एरिया तो मिलेगा। ये जो एरिया हमें मिलेगा यही क्या होगा, मैकेनिकल वर्क डन, यानी डब्ल्यू मैकेनिकल। क्लियर। तो यहां पे डब्ल्यू मैकेनिकल क्या हो जाएगा, एरिया, देखो पूरे में से क्या करना है, बस ये रेड स्पॉट वाले को माइनस करना है, तो यही तो बचा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए सी डैश ए डैश ओ, यानी एरिया ओ ए सी डैश ए डैश ओ के बराबर, और यही क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैकेनिकल के बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि डब्ल्यू मैकेनिकल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे आपका ट्रांजिएंट मूवमेंट हो, चाहे आपका स्लो मूवमेंट हो, चाहे आपका इंस्टेंटेनियस मूवमेंट हो। क्लियर। तो तीनों मूवमेंट के लिए जो एरिया निकल रहा है वो इन बिटवीन द टू मैग्नेटाइजेशन कर्व निकल रहा है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैसे हमें निकालना, मेन सब कुछ एरिया से ही रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें कि सबसे पहले मैकेनिकल आप निकालिए इलेक्ट्रिकल माइनस फील्ड के टर्म में, और सारे पॉजिटिव टर्म को एक साथ लीजिए, नेगेटिव को अलग करिए। तो सारे पॉजिटिव को आप एक साथ लेंगे ना, देखेंगे पूरा का पूरा एरिया वो कवर कर लेता है। और माइनस वाले में केवल माइनस जो फाइनल फील्ड एनर्जी होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपको मैकेनिकल वर्क डन मिल जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने मैकेनिकल वर्क डन हर एक पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स और टॉर्क की बात करेंगे कि हम टॉर्क और फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, होप आपको समझ में आया हो।